नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और ऐतिहासिक ये बहुमत जो मिला है, इसमें दोहरा शतक भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता शुरू से दावा कर रहे थे कि वो इस बार ऐसा बहुमत लाएंगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा। मोदी जी ने अपनी रैलियों में इसकी घोषणा की, अमित शाह जी ने कई बार इसको बोला, तो आज वो सच होता दिखाई दे रहा है। और इस चुनाव में दो ऐसे चेहरे भी जीत कर सामने आए हैं जिस पर चर्चा हो रही है कि क्या ये मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। हालांकि इस पर भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह ये कह चुकी है कि जो विधायक दल हैं वो मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। यानी एक बार फिर इसकी चर्चा जोरों पर है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। आप देख रहे हैं सम्राट चौधरी, जो कि डिप्टी सीएम रहे, और उनकी भी चर्चा शुरू से इस बात की थी कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लड़ती आई है, उसकी रणनीति का हिस्सा है कि चुनाव के पहले किसी भी मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं होता है। लेकिन अब जब रिजल्ट आया है तो आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी ने 45,843 यानी एक प्रचंड जीत इसको कह सकते हैं। ये वो चेहरा है जिसने पूरा बिहार में, जब डिप्टी सीएम वो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या विकास के मुद्दे हो, इस पर लोगों ने विश्वास जताया है। दूसरी तरफ चर्चा हो रही है मैथिली ठाकुर की, जो महज 25 साल की युवा गायिका है, और उसको ये लेकर के चर्चा हो रही है कि जिस तरह से मोदी जी नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, अगर पिछले दो राज्यों का उदाहरण दें, जिस तरह से हरियाणा और राजस्थान, पहली बार के जो विधायक हैं वो जीत कर आए और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, किसी ने कल्पना नहीं की थी। कुछ मीडिया चैनल पर इस बात की भी चर्चा हो रही है, एक युवा चेहरा है, महिला है और सेलिब्रिटी है, पूरे बिहार में नहीं पूरे दुनिया में जानी जाती है, तो क्या मैथिली ठाकुर को भी सीएम बनाया जा सकता है? अब इस बात का उत्तर तो जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद पता चलेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इसको लेकर चर्चा जोरों पर है कि इस ऐतिहासिक जीत का आखिरकार श्रेय किसको दिया जाए। तो आपको मैं बता दूं, दो नाम की चर्चा इस चुनाव को लेकर के सारा मीडिया कर रहा है कि ये जो जीत हुई है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, इन दोनों के जो काम है उस पर जनता ने मोहर लगाई है। लेकिन मैं आपको एक तीसरा फैक्टर बताऊंगा जिसको आप एक्स फैक्टर कह सकते हैं, लेकिन मैं उसको कहता हूं अंडर करंट। आपने ये शब्द सुना होगा, जब भी कभी कोई चुनाव होते हैं, उस चुनाव में जो विश्लेषक हैं वो इस बात की चर्चा करते हैं कि किस पार्टी का पड़ला भारी है, जनता का रुख किस तरफ है। लेकिन एक अंडर करंट होता है जो चुपचाप अपना वोट डालकर आते हैं, ना मीडिया में बात करते हैं, ना कोई सर्वे वाला वहां पहुंच सकता है, और वो जनता, वो वोटर किसको वोट देगा ये आखिरी पल तक किसी को पता नहीं चलता है। और इसी का नतीजा बिहार का चुनाव है। और वो जो अंडर करंट है वो किसके कारण है? तो वो तीसरा अगर बड़ा नाम है इस चुनाव में जिसको जीत का श्रेय जाता है, वो है योगी आदित्यनाथ। जी हां, इसकी चर्चा आपने किसी चैनल पर नहीं सुनी होगी, लेकिन मेरा अपना विश्लेषण है पूरे बिहार चुनाव को लेकर। और मैंने गांव-गांव में जो मेरे अपने वहां पत्रकार मित्र हैं, जो हमारी टीम वहां थी, उनके जरिए जो चीजें पता करी हैं कि वहां जहां एक तरफ केंद्र की योजनाओं की चर्चा थी, मोदी जी की चर्चा थी, मोदी जी को बहनें वहां ये कहती थी हमारा भैया है, और जो नीतीश कुमार है उनका जो वहां सुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर, बिना भ्रष्टाचार किए वहां जो योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचना, और नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि, उसके कारण जो वोट है, जो बिहार का वोटर है, उन्होंने एक विश्वास जताया। लेकिन जिस तरह से ये महागठबंधन था, उसका जो कोर वोटर है वो हमेशा दावा करते रहे MY फैक्टर। MY की बात करें तो मुस्लिम और यादव। लेकिन आप इस चुनाव के रिजल्ट में जो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जो बहुमत मिला है, दोहरा शतक जो लगाया है, ये आप आंकड़े देख लीजिए कि इसमें यादवों की वोट के बिना ये प्रचंड बहुमत एनडीए को नहीं मिल सकता था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो ये महागठबंधन MY फैक्टर लेकर चल रहा था, मुस्लिम तुष्टीकरण के कई सारे काम इन्होंने किए, राम मंदिर पर उल्टा बयान दिया,
सावन के महीने में मछली खाकर दिखाई। राहुल गांधी ने हमेशा देश विरोधी बातें की, मोदी जी को मां को गाली दिलवाई गई। और ये सारे काम जो थे, इसके उलट आप देखें कि जो ये काम चल रहा था लोगों के दिमाग में आ गया। एक तरफ तीसरा फैक्टर जो योगी जी का मैंने नाम लिया, जहां इनकी योजनाओं की बात थी, वहां योगी जी की रैलियां भले ही 20 हुई हो, 21 हुई हो, लेकिन पूरे बिहार के चुनाव पर योगी जी का असर था। योगी जी का जो नारा था, कटोगे बटोगे तो कटोगे, और एक बुलडोजर एक्शन। आपने उनकी सभाओं में देखा कि लोग बुलडोजर लेकर के आ जाते थे। कई सभाओं में उन्होंने कहा कि हमने जैसा यूपी में किया है, ऐसा अगर हमारी सरकार बनती है तो यहां बिहार के अंदर भी अब विकास उसी तर्ज पर होगा। और लोगों को यह बात समझ में आ गई, योगी जी का फॉर्मूला समझ में आ गया कि बिहार के बगल में जो उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से वो विकास कर रहा है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ उत्तर प्रदेश चल रहा है, जो कभी बीमारू राज्य कहलाता था। जैसा बिहार बदनाम था अपराध के लिए, अपहरण के लिए, लूट के लिए, इसी तरह उत्तर प्रदेश आप देखिए बदनाम था। ऐसा बिहार में भी इसी बात की बात कही जाती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद 2017 के बाद पहली प्रायोरिटी योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को दी, उसके बाद विकास को दी। और जिस तरह का योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकारी नौकरियों में बिना भ्रष्टाचार लोगों को नौकरियां दी गई, ये एक उदाहरण अपने आप में बना। लोगों को योगी जी के रैलियों में यह विश्वास जमा कि अगर एनडीए की सरकार आती है, डबल इंजन की सरकार होती है, तो उसका नतीजा यह होता है जैसा योगी जी ने यूपी को बनाया है। और योगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम किए हैं, चाहे वो संभल की घटना हो, चाहे बरेली की घटना हो, इसको देखते हुए लोगों को लग गया अच्छी तरह कि एक तरफ वो दल है महागठबंधन में जो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, सरकार बनी नहीं उसके पहले ही कट्टे की और गोलियों की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो एनडीए है जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन होगा। और योगी आदित्यनाथ ने हमेशा हर रैली में राम मंदिर के मुद्दे को भी उठाया कि देखिए एक तरफ वो लोग हैं जो राम मंदिर की जो रथ यात्रा चल रही थी उसको रोकने का काम लालू जी ने किया था, और एक हमारी है सरकार कि हम लोगों ने राम मंदिर भव्य बनाया और मथुरा का काम बाकी है। तो ये जो मथुरा वाला फैक्टर है, यदुवंशी मथुरा से श्री कृष्ण भगवान से जुड़े हैं, और उन सबको ये बात अंदर तक घर कर गई कि ये जो महागठबंधन में चाहे अखिलेश यादव प्रचार के लिए आ रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो केवल यादव के कारण लगा रहे हैं, जाति के कारण लगा रहे हैं, जबकि यदुवंशी होने के कारण उनका लगाव कृष्ण भगवान से होना चाहिए, वो नहीं है। तो उनको एक भरोसा इन सारे यदुवंशियों को यह हुआ कि अगर बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार आती है तो ये कभी भी ना तो राम मंदिर का इन्होंने पक्ष लिया, ना ये मथुरा के श्री कृष्ण भूमि जो है जन्मभूमि उसका पक्ष लेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ मंदिर की बात कर रहे हैं तो वो केवल एनडीए में संभव है, और इसलिए बिहार के यादवों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और वो वोट एनडीए को गया। एमवाई फैक्टर जो इस महागठबंधन का था, मुस्लिम यादव, उसकी जगह जो चिराग पासवान का एमवाई था या नीतीश कुमार का जो एमवाई था, एम माने महिलाएं और वाई माने युवा, ये नया समीकरण बिहार के चुनाव में गढ़ा गया, जिसका नतीजा आपके सामने है। ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, यानी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, विकास के काम हैं, और नीतीश कुमार का सुशासन। लेकिन उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ को नहीं भूलना चाहिए, जिनके कारण लोगों ने अपनी जातियों को भूलकर देश के नाम पर वोट किया है, जिसका नतीजा ये रिजल्ट आया है। आपकी इस पर क्या राय है? यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि लोगों को पता लगे कि तीसरा एक और इस जीत का नायक है योगी आदित्यनाथ। वंदे मातरम।